हमारे साथ बिहारीगंज विधानसभा के प्रत्याशी आलोक कुमार जी है, जिनसे बातचीत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। नवंबर से दिसंबर माह में इस विधानसभा चुनाव को जारी किया जाएगा और बिहार विधानसभा की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां में खलबली मची हुई है और पार्टी युद्ध स्तर तक क्षेत्र में जाके तैयारी में जुटे हुए। हम खास बातचीत करेंगे आलोक कुमार जी से, इनसे बातचीत करेंगे कि आपकी बिहारीगंज विधानसभा की मूल समस्या क्या है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। देखिए, मूल समस्या का जहाँ तक है तो यहाँ पे समस्या ही समस्या है। बिहारीगंज विधानसभा को आज से नहीं, मैं 2021 से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया हूँ और जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, गांव में युवा नहीं दिखेंगे आपको। चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। चाहे आप जिला स्तर पे जाइए, प्रखंड स्तर पे जाइए, पंचायत स्तर पे जाइए, बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ की सरकार या फिर जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मैं जब प्रतिनिधि की बात करता हूँ उससे मेरा माननीय विधायक, माननीय सांसद या जो पंचायती लोग हैं, उनका यही है कि विकास का मतलब होता है कि हम नाली गली बना दिए, एक आध लाइट लगा दिए और वो विकास हो गया। ये विकास नहीं है। ये तो एक मूलभूत सुविधाएं हैं जो कोई भी इंसान चाहता है कि मुझे ये तो होना ही चाहिए। अगर मैं विकसित बिहार की बात करूं, जो हम लोग अभी बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पिछड़े राज्यों में हमारी गिनती आती है, तो विकसित बिहार का मतलब होता है कि यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था टॉप क्लास हो, यहाँ के लोग बाहर पढ़ने ना जाएं, पढ़ाई की जो व्यवस्था होती है, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पुस्तकालय, किताबों की व्यवस्था वो बेहतर होनी चाहिए। चिकित्सा के लिए अगर कोई गांव लेवल पे आदमी बीमार पड़ता है तो उसको ठीक है, गांव में नहीं हुआ, ब्लॉक में नहीं हुआ, एटलीस्ट ज़िले में उसको सुविधा चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप गांव से पटना चले जाएं। पटना में भी आपको मालूम है कि अगर कोई भी पेशेंट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। सबसे बड़ा जो मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ, जो मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, वो ये है कि पलायन हर किसी के समाज में, हर किसी के घर से हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली गरीब लोग ही जाते हैं। ये प्रशांत भैया कई बार बोल भी चुके हैं कि पलायन हर किसी के घर से हुआ है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, अगड़ा है, पिछड़ा है, पुरुष है, महिला है, कोई भी वंचित नहीं है। पलायन इसलिए हो रहा है कि उसको यहाँ पे जो 2 वक्त की रोटी है वो भी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ता है। ये सारी समस्याएं हैं। पलायन रोकने के तरीके भी हैं। अब अचानक से तो नहीं होगा, लेकिन इमीडिएट इफ़ेक्ट आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ, पहले ये था अब ये, एक बहुत बड़ा आपको गैप दिखेगा। पहले ये था अब ये हो रहा है। तो जनसुराज की जो सरकार बनेगी, जो हमारी सोच है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत बड़ा चेंज आएगा अगर जनसुराज की सरकार बन गई। अभी देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। कई साल कांग्रेस राज किए, कई साल आरजेडी राज किए, कई साल नीतीश कुमार अभी राज कर रहे हैं। ये लोग पलायन नहीं रोक पाए और जनसुराज कैसे पलायन रोक देंगे? देखिए, पलायन नहीं रोक पाए, वो इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि उनसे मनसा नहीं थी उनकी कि हम यहाँ के टैलेंट को, यहाँ के मैन पावर को, यहाँ के वर्कफोर्स को हम अपने यहाँ यूटिलाइज कर सकें। इसके लिए पलायन नहीं रोक पाए। अब जो अगर वो बात भी करते हैं पलायन रोकने की, तो वो जनसुराज की ही व्यवस्था है, उसका ही कॉपी करके अब वो बोलना चालू कर दिए। पलायन रोकना मतलब पहले तो आप बुद्धि का पलायन रोकिए, पैसे आपके पास आएंगे। यहाँ जो बैंकों में पैसा है, हम आप बाकी लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा यहाँ से किसी और राज्य में चला जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे लोन इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको सस्ते दर पे कर्ज नहीं मिलता है। तो मैं जब इसकी बात करूं, पलायन की बात करूं, तो पलायन सबसे बड़ा फैक्टर ना होते हुए भी सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए बड़ा फैक्टर है क्योंकि यहाँ से आपने टैलेंट लेकर बाहर चले गए, वहाँ पे लोग 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपये जो मजबूरी में जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग जाते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं होती। यहाँ परिवार का भी हालत ख़राब होता है। कभी बड़े बुज़ुर्ग अगर उनके साथ कुछ हो गया, या उनकी पत्नी है, बहन है, शादी है, ब्याह है, कभी कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो वो नहीं रहते और उस परिवार को बहुत बुरा लगता है। अगर
वो 2 पैसे भेजते हैं, यहाँ पे उनका खाना खर्चा चलता है। अगर मैं जनसुराज की बात करूँ तो हमारा एक ब्लूप्रिंट बना है। ब्लूप्रिंट वो चीज़ें होती है जो एग्जीक्यूशन से पहले बनाया जाता है और उस पर काम किया जाता है। उस काम को तैयार करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव स्केच तैयार होता है कि अगर हम यहाँ ये काम करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, उसका आउटपुट कैसा होता है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या लगेंगे। तो जनसुराज ने तैयारी की है। इसमें काफ़ी लोग बाहर से आएंगे जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। मैं भी बहुतों को जानता हूँ जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और बाहर मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। मेरा यही है। अब वो ब्लूप्रिंट क्या है वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ ये जिला छोड़िए पंचायत लेवल तक का ब्लूप्रिंट बन चुका है। जो जनसुराज की व्यवस्था जब कायम होगी, सरकार बनेगी, तो उस पर विद इमीडिएट इफेक्ट ये काम चालू होने वाला है। आप राजनीतिक में आने का आपका मकसद क्या था? अगर आप राजनीतिक चूज किए तो आप बड़े बड़े पार्टी में ज्वाइन कर सकते थे। इधर बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। जनसुराज क्यों चूज किए? जनसुराज का क्या खासियत आपको अच्छा लगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति में आया, इसके पीछे मेरी मंशा कुछ और थी। जब मैं चिराग पासवान जी का बिहारी फर्स्ट मिशन देखा, सुना उसके बारे में, मैं मिला भी हूँ चिराग जी से, कई बार हमारी बातें भी हुई हैं। राजू तिवारी जी से भी मैं मिला हूँ जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मेरा एक यही था कि मैं अपने गांव को ऊपर लेके जा, क्योंकि मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ मैं बहुत सारे गांव में, क्योंकि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाता हूँ, फैक्ट्रीज़ बनती है, तो शहर में तो बनेगा नहीं, तो वो शहर से दूर बनेगा। जब मैं शहर से दूर जाता था तो लगता था यार ये व्यवस्था जो यहाँ पे हो रही है वो तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मज़दूरों को बाहर से लाया जाता है। यहाँ पे पानी जो हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है वो यहाँ पे बहुत ही महंगा है। भाई पानी का बहुत त्रासदी है, उधर पानी मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको नीचे डिग करना। यहाँ पे 20, 22, 25 फीट में पानी मिल जाता है। तो मेरी ये इच्छा ज़रूर रही कि यार मैं ये कैसे करूँ कैसे। अब मेरी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं है ऐसी कि मैं ये सोचूं कि मैं अपने पैसे से फैक्ट्री लगा दूं। तो उसके लिए एक पावर की ज़रूरत होती है, जो सरकारी पैसे को चैनलाइज करके अगर लोगों के जीवन को आप अपलिफ्ट करते हैं, तो वो एक यही तरीका है कि आप हमेशा बोल सकते हैं ये चीज़ ख़राब है, बिहार का पॉलिटिक्स बिल्कुल ख़राब है, बिहार के नेता ख़राब है। आप बाहर से जो ये कमेंट देते हैं उससे बेहतर है आप अंदर आइए और इस सिस्टम के विदिन रहते हुए आप सिस्टम को चेंज करते हुए वेलफेयर का काम कीजिए। यही सोच रही जो मैं अपने आप को राजनीति की तरफ मोड़ा, और मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया बहुत सही किया। आपके विधानसभा में कुल कितने पंचायत हैं? देखिए, हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है, और जब से हमने जनसुराज का दामन थामा है उससे मैं हर पंचायत में गया हूँ। अगर मैं प्रखंड की बात करूँ तो मुरलीगंज प्रखंड है, वहाँ पे मेरे दादाजी प्रिंसिपल रहे BL हाई स्कूल में, और बहुत सारे उनके, अभी मैं 3 दिन पहले डोर टू डोर कैंपेन भी लॉन्च किया था, और मैं सब जगह गया। सब लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। लोग ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, युवा अगर आएँ इसमें तो चीज़ें बदलेगी। और मैं बिहारीगंज प्रखंड का हूँ, वहाँ पे हमारी एक अलग है। मेरे पड़ोस में उदा किशनगंज है, ग्वालपाड़ा है, तो हम लोग उसी विसिनिटी में हैं। और प्रखंड वाइज हमारा प्रखंड अध्यक्ष बन चुका है, हमारे बिहारीगंज का प्रखंड बन चुका है। 40 पंचायत है, 40 पंचायत आप डोर टू डोर गए होंगे? नहीं गए। 40 पंचायत में डोर टू डोर नहीं गया हूँ। ये हमारा एक प्रोग्राम है। पहले हमने प्रखंड स्तर पे बैठकें की, वहाँ पे 250 लोगों की टीम बनी हुई है, उनके साथ घूम रहे हैं। 40 के 40 पंचायत में नहीं गया। उस गांव से बिलोंग करते, उस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते, वहाँ की लोगों की आम समस्या क्या है जो अभी तक जो मौजूदा वहाँ पे विधायक रह चुके हैं उन समस्या से वो अवगत है और उन समस्या को अनदेखी भी देख रेख कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर जी के आने से वो सारी समस्या जो देखने को मिल रहा है वो समस्या कैसे निदान होगा? कैसे उन लोगों, आखिर वो लोग अभी भी गए थे तो बिजली का अभाव है, कितने लोग बेघर है, इंदिरा आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। लोग जब उनके पति मर जाते हैं तो उनको विधवा पेंशन और जो भी लाभ लेने के लिए उनमें भी उनको पैसे देने की बात बताई गई। तो ये सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आपने ये बोला कि आप इतनी जगह गए और मेन क्या मुद्दा या ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो सबसे ख़राब व्यवस्था में है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा रोज़गार। क्योंकि अगर यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो भी
15 साल 18 साल 20 साल के जो पढ़ नहीं पाए, अगर उनको आप रोज़गार दीजिएगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है उनको उनके जो रहने का जीवन का जो स्तर है वो ऊपर जाएगा। सबसे पहला मैं बोलूँगा यहाँ पे रोज़गार की कमी है। रोज़गार की कमी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारे नेताओं की भी ये बड़ी भूल है या उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अभाव रहा है शुरू से ही। इतनी छोटी जगह में ऐसे ऐसे तरीके से लोग रह रहे हैं जिसकी जीवन शैली को देख के आपको भी बुरा लगेगा। अगर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुल जाएँ, अगर यहाँ पे आप ये सोचिए कि कुछ इस तरह के IT फर्म्स आ गए, आप ये सोचिए कि यहाँ पे डेयरी किसान हैं, किसान के लिए डेयरी फार्म आ गया, पैकेजिंग इंडस्ट्री आ गई, यहाँ पे इतने सारे फसल होते हैं उसको आप पैक करके बाद, तो जाहिर सी बात है जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, तो अपलिफ्ट होगा। बिजली की बात है, मैं बिजली की बात इसलिए कि हर जगह नीतीश कुमार ने बिजली पहुँचाने का काम तो किया है। अब बिजली आती है नहीं आती है वहाँ पे अलग बात है। तो बिजली मेरा कोई मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप हो जाते हैं। चिकित्सा व्यवस्था बहुत ख़राब है, बच्चों को शिक्षा नहीं अच्छी मिल रही है। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक किसी भी समाज का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है। आप कितना भी उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसको रोज़गार नहीं करने को आएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी कितनी है बिहार में? 20, 22, 23, 24 लाख, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो बाकी बच्चे, बाकी जो युवा हैं वो क्या करेंगे? तो रोज़गार की व्यवस्था यहाँ करनी ही पड़ेगी। और